फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रमाकांत शर्मा और आज मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब यो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है मतलब मानव में जो जनन पाया जाता है उसके कुछ स्टेप्स होता है। मतलब मानव में जनन कैसे होता है उसके बारे में कुछ स्टेप्स होता है। तो जो मानव में जनन पाया जाता है उस जनन में सबसे पहले क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। फिर युग्मक आपस में मिलते हैं, मतलब जिसे निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, फिर मोरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। मतलब उसकी कुछ अवस्थाएं आती हैं जिन्हें भ्रूणीय परिवर्तन की अवस्थाएं कहा जाता है। इस प्रकार भ्रूणीय परिवर्तन होता है, शिशु का निर्माण होता है, फिर प्रसव की क्रिया होती है, शिशु बाहर आते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सम्मिलित रूप से किसमें सम्मिलित की जाती हैं, मानव जनन में। तो इसी मानव जनन का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, किसके रेफरेंस में करना है, मानव के रेफरेंस में। जनन मतलब अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है ना किसी भी जीव की, वो जनन कहलाती है। जनन सामान्यतः लैंगिक प्रकार का, अलैंगिक प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर मानव जनन जो बात कर रहे हैं वो लैंगिक के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मानव जनन, और उसमें भी जितने भी इसके चरण है मानव जनन के, उनमें सबसे पहला चरण स्टार्ट करेंगे युग्मक जनन। तो आज हम युग्मक जनन की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम मानव जनन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लैंगिकता है सामान्यतया लैंगिकता के आधार पर मानव को दो भागों में बांटा जा सकता है। सामान्यतः जैसे मानव में दो प्रकार के लिंग पाए जा सकते हैं, यह कह सकते हैं। एक होता है नर, और एक होता है मादा। नर को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, मादा को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यह लैंगिकता के आधार पर है। इसके अलावा हम इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, एक लिंगी एवं द्विलिंगी। ठीक है, तो लैंगिकता के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूं कि एक लिंगी जीव होते हैं और द्विलिंगी जीव होते हैं। लैंगिकता के आधार पर वैसे ये भी हो गया, नर और मादा होते हैं। दो अलग प्रकार का जीव होता है मानव में, एक नर होता है प्राणी और एक मादा प्राणी होता है। तो सामान्यतया यदि दो अलग अलग प्राणी हो, या फिर ये कह दें कि अगर किसी जीव के द्वारा युग्मकों का निर्माण अलग अलग संरचनाएं करती हैं या अलग अलग जीव करते हैं, कि अगर नर एवं मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों द्वारा निर्मित होते हैं तो ऐसे प्राणियों को कहते हैं एक लिंगी प्राणी। मतलब अगर कोई प्राणी है जो नर युग्मक बना रहा है और मादा युग्मक बना रहा है, किंतु ये दोनों के दोनों युग्मक किनसे निर्मित हो, अलग अलग प्राणियों से, तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा, एक लिंगी जीव। मतलब जब जनन होता है तो नर प्राणी नर युग्मक बनाता है, मादा प्राणी मादा युग्मक बनाता है। तो जब नर प्राणी के द्वारा नर युग्मक और मादा प्राणी के द्वारा मादा युग्मक बनाए जाए और ये दोनों युग्मक अगर अलग अलग प्राणी बनाता है तो इसे एक लिंगी कहा जाएगा, ऐसे प्राणी को। और द्विलिंगी प्राणी किन्हें कहते हैं, वे प्राणी जिनमें एक ही प्राणी के द्वारा दोनों प्रकार के युग्मक बनाए जाएंगे। एक ही प्राणी नर युग्मक भी बनाएगा और वही प्राणी मादा युग्मक भी बनाता है। तो जब कोई एक ही प्राणी दोनों युग्मक बना देता है तो इसे द्विलिंगी कहा जाएगा। और अगर कोई एक ही प्राणी केवल एक युग्मक या तो नर बनाए या मादा बनाए, यानी कि नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण अलग अलग प्राणियों के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे जीवों को एक लिंगी कहा जाता है। अब एक लिंगी जो जीव होते हैं उनमें सामान्यतया मानव को भी सम्मिलित किया गया है, सरीसृप वर्ग के सदस्य आ गए, पक्षी वर्ग के सदस्य आ गए, इसके अलावा मछली वर्ग के सदस्य आ गए। सारे के सारे किसको प्रदर्शित करते हैं, एक लिंगी जीवों को। जबकि द्विलिंगी जीवों के अंदर हम लोग सामान्यतया सम्मिलित करते हैं केंचुए को। केंचुआ इसका एग्जाम्पल है, और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टैपवर्म। ये दो ऐसे प्राणी हैं जो कैसे हैं, द्विलिंगी। ठीक है, तो एक लिंगी हो गया और द्विलिंगी हो गया। तो लैंगिकता के आधार पर हम एक लिंगी जीव भी कहते हैं और द्विलिंगी जीव भी कहते हैं। एक लिंगी दोनों जो युग्मक होंगे वो अलग अलग जीवों द्वारा बनेंगे, जबकि एक ही प्राणी अगर दोनों युग्मक बना देता है तो इसे कहते हैं द्विलिंगी। यानी कि द्विलिंगी का मतलब यह है कि एक ही प्राणी के अंदर नर जनन तंत्र भी होगा और उसी प्राणी के अंदर मादा जनन तंत्र भी होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए केंचुआ है तो इसी के अंदर नर जनन तंत्र भी होगा और इसी के अंदर मादा जनन तंत्र होगा, तब तो ये क्या है, द्विलिंगी। और अगर ये नर प्राणी है कोई दूसरा मादा प्राणी है तो ऐसे जीव को कहा जाता है एक लिंगी जीव। तो ये करेगा मादा युग्मकों का निर्माण और ये करेगा नर युग्मकों का निर्माण। तो ये है लैंगिकता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण।
ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक है युग्मक जनन, तो मैं वापस टॉपिक पे आता हूं। हम बात करते हैं युग्मक जनन की। तो फ्रेंड्स, ये जो युग्मक जनन है, ये युग्मक जनन दो शब्दों से बना है, युग्मक प्लस जनन। अगर किसी जीव के द्वारा युग्मक का जनन किया जाता है, मतलब अगर किसी जीव के द्वारा युग्मक का निर्माण किया जाता है तो उसे युग्मक जनन कहते हैं। इसका मतलब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः युग्मक जनन की प्रक्रिया युग्मकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, और युग्मकों के निर्माण की ये जो प्रक्रिया होगी वो हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? मानव के संदर्भ में। तो चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे नर प्राणी हो चाहे मादा प्राणी हो, उन दोनों में युग्मकों के निर्माण के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है। इस हार्मोन को कहते हैं FSH हार्मोन। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है युग्मक जनन। तो इसकी प्रक्रिया के लिए, मतलब युग्मकों के निर्माण के लिए जिस हार्मोन की आवश्यकता है उसे कहते हैं FSH हार्मोन। हिंदी में इसका पूरा नाम है पुटिकीय प्रेरक हार्मोन, इंग्लिश में फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वह हार्मोन जो पुटिकीय कोशिकाओं को प्रेरणा प्रदान करेगा। किसको? पुटिकीय कोशिकाओं को क्या प्रदान कर रहा है? प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उसे कहते हैं पुटिकीय प्रेरक हार्मोन या FSH हार्मोन। स्त्रावित कौन करता है? इसे स्त्रावित करती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सब जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जबकि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो पीयूष ग्रंथि होगी उसकी सामान्य इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ओनली, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। सिर्फ ये बता देता हूं कि पीयूष ग्रंथि की दो पालियां होती है, एक होती है अग्रपाली और एक होती है पश्चपाली। अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, जबकि पश्चपाली को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। अग्रपाली टोटल पीयूष ग्रंथि के 75% भाग का निर्माण करती है, जबकि शेष भाग पश्चपाली द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यही पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है वो किस हार्मोन का स्त्रवण करवाता है? FSH हार्मोन का। तो युग्मक जनन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होगी? FSH हार्मोन की। पूरा नाम क्या है? फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिकीय प्रेरक हार्मोन। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्त्रावित किया जाता है। स्त्रावित होने वाला यह जो हार्मोन है वो कौन सी क्रिया को प्रेरित करेगा? युग्मक जनन की क्रिया को। तो हार्मोन हो गया हमारा, ठीक है। और ये किसको प्रेरित करता है? पुटिकीय कोशिकाओं को। किसकी पुटिकीय कोशिकाओं को? जनन की पुटिकीय कोशिकाओं को। जनक मतलब, जनक का तात्पर्य यहाँ है नर में पाए जाने वाले वृषण तथा मादा में पाए जाने वाले अंडाशय को ही जनक कहा जाता है, गोनेट्स कहा जाता है। नर के जो वृषण होते हैं जनक हैं, और महिला के या मादा के जो अंडाशय है वो भी जनक है। यानी कि अंडाशय और वृषण को ही सम्मिलित रूप से क्या जाता, मतलब इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है या फिर गोनेट्स कहा जाता है। इनमें कुछ कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को पुटिकीय कोशिका कहते हैं। उस कोशिका को प्रेरित करके युग्मकों का निर्माण करवाता है इस FSH हार्मोन के द्वारा। ये जो युग्मकों का निर्माण है वो कौन करवाएगा? FSH हार्मोन। पुटिकीय कोशिकाओं को प्रेरित करेगा जो पाई जाएंगे वृषण और अंडाशय में। वृषण में पाई जाने वाली कोशिकाओं को यह हार्मोन प्रेरित करके शुक्राणु का निर्माण करवाता है, और यही हार्मोन अंडाशय में पाई जाने वाली पुटिकीय कोशिकाओं को प्रेरित करके अंडाणुओं का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो ये होगी आपके पास युग्मक जनन की परिभाषा एवं उससे संबंधित हार्मोन जो इस क्रिया को प्रेरित करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्रपाली का दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, जबकि पश्चपाली का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, कोई डाउट नहीं। हार्मोन बता दिया मैंने आपको युग्मक जनन की परिभाषा बता दी कि युग्मकों का निर्माण ही क्या कहलाएगा? युग्मक जनन। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम युग्मक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, या फिर युग्मक जनन के प्रकार। तो युग्मक जनन जो होता है भाई साहब वो दो प्रकार का होता है। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, अगर किसी प्राणी के द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाता है तो ऐसे युग्मक जनन को कहते हैं शुक्राणु जनन, और अगर किसी प्राणी के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है तो ऐसे युग्मक जनन को कहते हैं अंड जनन। ये दोनों ही प्रक्रिया किसमें सम्मिलित की जाते हैं? युग्मकों में। देखो, युग्मक दो प्रकार के होते हैं,
युग्मकों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि अगर युग्मक जनन की क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है तब इस प्रक्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन, और अगर युग्मकों के निर्माण की क्रिया में अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अंडाणु जनन। शुक्राणु का निर्माण होगा तो शुक्राणु जनन है, अंडाणु का निर्माण होगा तो अंडाणु जनन है। इस प्रकार इस युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है, इस युग्मक जनन की प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर बांट रहे हैं? युग्मकों के आधार पर। कैसे? अभी मैंने बता दिया कि अगर युग्मक जनन में क्या बन रहा है साहब? शुक्राणु, और एक युग्मक जनन में क्या बन रहा है साहब? अंडाणु। शुक्राणु का दूसरा नाम है लो साहब नर युग्मक, अंडाणु का दूसरा नाम लो मादा युग्मक। तो यदि युग्मक जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु या नर युग्मक बनता है, इसे स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, तो अगर शुक्राणु या नर युग्मक बनता है तो इस क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन। लेकिन अगर युग्मक जनन की इसी प्रक्रिया में अंडाणु या मादा युग्मक बनता है तो इस क्रिया को कहते हैं अंड जनन या फिर oogenesis। तो हमारे पास दो प्रकार के युग्मक जनन है, एक आपके पास है यहाँ पर शुक्राणु जनन और दूसरा आपके पास है अंड जनन। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है युग्मक जनन के प्रकार, शुक्राणु जनन, अंड जनन। शुक्राणु जनन के द्वारा किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का या नर युग्मक का? शुक्राणु का निर्माण होना या नर युग्मक का निर्माण होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है, जबकि अंड का जनन होना मतलब अंडे का निर्माण होना ही या अंडाणु का निर्माण होना ही या मादा युग्मक का निर्माण होना ही अंड जनन कहलाएगा। तो आपके पास दो पॉइंट। ठीक, ये एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि यहां पर शुक्राणु जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, और जो अंडाणु होता है उसे कहते हैं इंग्लिश में ओवम। एक छोटा सा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है बट एग्जाम में आता है OVUM, ये नहीं आता दूसरा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग एंड ओवम। कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस ओवम की जगह एग शब्द का भी प्रयोग करते हैं, वो इस अंडाणु को एग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ अंडजनन का मतलब नहीं है ओवम, यहाँ अंडाणु का मतलब है ओवम, और यहाँ स्पर्म शुक्राणु का मतलब है, भाई ध्यान रखना। तो ओवम मतलब है अंडाणु, और कुछ अंडाणु के साथ एग शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग हैं। ओवम जो है वो अनिषेचित संरचना कहलाती है, जबकि एग जो है वो निषेचित संरचना कहलाती है। मतलब जब तक निषेचन नहीं होता है अंडाशय से निर्मित होने वाली संरचना का, तब तक तो ओवम या अंडाणु या मादा युग्मक कहलाएगा, लेकिन जब उसका निषेचन हो जाएगा तो वही ओवम या अंडाणु किस में बदल जाएगा साहब? एग में। कब? निषेचन के बाद। ये निषेचन के बाद यही ओवम एग में बदल जाता है। ये मतलब ये निषेचित संरचना है और ये अनिषेचित संरचना, दो अलग अलग है, एक नहीं है। दूसरी बात, ये जो एग होता है ये निषेचन के बाद बना है ना, अतः इसके अंदर माता प्लस पिता दोनों के जीन पाए जाएंगे, जबकि ये निषेचन से पहले है मतलब अनिषेचित है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ माता के ही जीन पाए जाते हैं, पिता के नहीं पाए जाते, क्योंकि पिता के जो जीन होंगे तो शुक्राणु द्वारा आएंगे, और कब आएंगे? निषेचन के समय। तो निषेचन तो हुआ ही नहीं है, निषेचन होगा तब दोनों के आ सकते हैं। निषेचन के बाद एग बन रहा है तो कंफर्म है दोनों के ही मिलेंगे, लेकिन निषेचन नहीं हुआ अभी तक तो ओवम ही है, और निषेचन नहीं हुआ तो सिर्फ किसके जीन पाए जाएंगे? माता के जीन। ये थोड़ा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो हमने दो प्रकार के युग्मक जनन पढ़े, शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु निर्माण की क्रिया, और अंडजनन मतलब अंडाणु निर्माण की क्रिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शुक्राणु जनन या शुक्राणु निर्माण की क्रिया। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, शुक्राणु निर्माण की क्रिया। आपको नोट्स बनाने हैं या आपको इसको दोबारा देखना है तो आप वीडियो पॉज करके या दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है शुक्राणु जनन। युग्मक जनन के प्रकार चल रहे हैं, जिसमें हम पहला ले रहे हैं शुक्राणु जनन। परिभाषा सिंपल है, क्या? लो साहब, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को हम क्या कह देते हैं? शुक्राणु जनन। कोई डाउट है? शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन, ठीक है। किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होगी? FSH हार्मोन के द्वारा। कोई समस्या है? दोबारा ध्यान देना, शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन, हार्मोन का नाम FSH। किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होगी? FSH के द्वारा। कहां संपन्न होगी? वृषण में। कहां संपन्न होगी? वृषण में। अब कैसे संपन्न होगी उसकी एक छोटी सी बात,
क्या बात है वो देखिए। जब किसी जनन में चाहे वृषण हो चाहे अंडाशय हो, उनमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं आद्य जनन कोशिका। दोनों बात बता रहा हूं, चाहे अंड जनन होगा तो भी सेम नाम आएगा, शुक्र जनन है या शुक्राणु जनन है तो भी सेम नाम है, कि कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, विशेष नहीं, बहुत ज्यादा विशेष, अति विशिष्ट, कुछ अति विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। इन अति विशिष्ट कोशिकाओं को आद्य जनन कोशिका कहा जाता है, और यही आद्य जनन कोशिका आगे विभाजन एवं विभेदन के द्वारा किनका निर्माण करती है, युग्मकों का। अब चाहे वो युग्मक शुक्राणु हो चाहे अंडजन की क्रिया के द्वारा बनने वाला अंडाणु हो। तो मुख्य कोशिकाओं का नाम क्या है, आद्यजन कोशिका। आद्यजन कोशिकाओं को प्रिमोर्डियल जर्म सेल इंग्लिश में कहते हैं, और इनका एक और नाम है एमएमसी, पूरा नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। या इन्हीं कोशिकाओं को अगर शुक्राणु जनन करवा रहे हैं तो इन्हें कहा जाएगा शुक्राणु पूर्वी कोशिका। आप इसको छोड़िए, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसका नाम क्या है, आद्यजन कोशिका या प्रिमोर्डियल जर्म सेल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एमएमसी या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी में विभाजन और विभेदन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, युग्मक। अब युग्मक दोनों बन रहे हैं ना, तो कंफर्म है कि इसी कोशिका के द्वारा सब शुक्राणु भी बनेगा, अंडाणु भी बनेगा, लेकिन शुक्राणु भी बनेगा। कहां बनेगा, वृषण में। तो इसी प्रक्रिया को तो हम शुक्राणु जनन कहते हैं। लो साहब, परिभाषा क्लियर, क्या क्लियर, वृषण में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आद्यजन कोशिका शुक्राणु बना रही है। वृषण में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आद्यजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण कर रही है, उसी को तुम शुक्राणु जनन कह रहे हैं। परिभाषा समाप्त। तो शुक्राणु जनन की परिभाषा क्या हुई, वह प्रक्रिया जो कहां पाई जाती है, वृषण में, जिसमें आद्यजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन की ये जो क्रिया होती है, ये सामान्यतः कहां पाई गई साहब, वृषण में। ठीक है, किसका निर्माण हुआ, शुक्राणु का। टॉपिक नहीं है, फिर भी थोड़ा बता देता हूं कि सामान्यतः क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मनुष्य का वृषण है, तो वृषण जो होता है उसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती है, पालियां। इन पालियों को कहते हैं वृषणीय पालियां, और इनमें हजारों छोटी 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 नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन नलिकाकार संरचनाओं को कहते हैं शुक्र जनन नलिका, इंग्लिश में कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्र जनन नलिका, शुक्राणुओं का जनन करने वाली नलिका या शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली नलिका। तो ये जो शुक्र जनन नलिका होती है, इस शुक्र जनन नलिका के बाहर की तरफ एक स्तर पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को कहता है ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। ये बाहरी आवरण होता है। इस आवरण की जो आंतरिक भित्ति है, अंदर की तरफ, भीतर की तरफ जो सतह है, उस सतह के अंदर एक विशेष प्रकार की उपकला पाई जाती है, जिसमें दो तरह की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एक कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका, इसी कोशिका का दूसरा नाम है कायिक कोशिका, जबकि दूसरी कोशिका का नाम है जनन कोशिका। दो तरह की कोशिका उपस्थित है ट्यूनिका प्रोप्रिया के आवरण के भीतर की तरफ या अंदर की तरफ, जिन्हें क्रमशः सर्टोली कोशिका या जनन कोशिका कहा जाता है, सर्टोली कोशिका एवं जनन कोशिका कहा जाता है। सर्टोली कोशिका का दूसरा नाम है कायिक कोशिकाएं। यहां पर जो सर्टोली कोशिकाएं उपस्थित है वो एक कार्य करती है। क्या कार्य करती है, इस जनन कोशिका जो शुक्राणु बनेगा, उस शुक्राणु को क्या प्रदान करेंगी, पोषण। सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं या कायिक कोशिकाएं जो होती हैं, वो निर्मित होने वाले शुक्राणु को क्या प्रदान करती है, पोषण। इसीलिए इन्हें नर्स कोशिकाएं भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है कि नर्स कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, सर्टोली कोशिकाओं को या कायिक कोशिकाओं को। किसको पोषण देंगी, शुक्राणुओं को। शुक्राणु कहां से बना, शुक्राणु बनेगा साहब इस जनन कोशिका से। कैसे बनेगा वो अलग चीज है, विभेदन की प्रक्रिया द्वारा, विकास के द्वारा बनेगा। तो सामान्यतः नर्स कोशिका हमने किससे कहा, सर्टोली कोशिका को या कायिक कोशिका को। क्यों पोषण दे रही है, किसको, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को। कौन बना रहे हैं, जनन कोशिका। तो ये तो देगी पोषण और ये बनाएगी शुक्राणु। तो जनन कोशिका के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, शुक्राणुओं का। जनन कोशिका क्या बनाएगी, यहाँ पर शुक्राणु बनाएगी। कैसे बनाएगी वो बताते हैं। तो जनन कोशिका यहाँ पर विभेदन के द्वारा क्या बनाती है, एक विशेष प्रकार की कोशिका, जिसे शुक्राणु मात्र कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं,
शुक्राणु मात्र कोशिका। शुक्राणु मात्र कोशिका एमएमसी ही कहलाती है। यहाँ इसको सॉरी हटा देता हूँ, इसे प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहेंगे, ज्यादा सही है। इसको प्रिमोर्डियल जर्म सेल या आद्य जर्म कोशिका, इसको कहेंगे एमएमसी यानी कि शुक्राणु मात्र कोशिका। ये जो शुक्राणु मात्र कोशिका है, यह है शुक्राणु मात्र कोशिका पुनः वृद्धि के द्वारा, विभाजन के द्वारा एवं विभेदन के द्वारा जिस संरचना का निर्माण करती है उसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। सामान्यतः ये भी शुक्राणु मात्र कोशिका ही है। ये भी वही शुक्राणु मात्र कोशिका है जिसमें जनन कोशिकाएं विभेदित हो रही है या विभाजित हो रही है, यानी कि जनन कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर के शुक्राणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। यही स्पर्मेटोगोनिया भी कहलाते हैं। दोनों सेम चीज है, कुछ भी नहीं, बस वो विभेदन होता रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। एमएमसी ही शुक्राणु मात्र कोशिका है, एमएमसी ही स्पर्मेटोगोनिया है। और यही स्पर्मेटोगोनिया या फिर अथवा कर लेते हैं, यहाँ बीच में अथवा लगा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जनन कोशिकाएं जो होंगी वो शुक्राणु का निर्माण करेंगी। कैसे करेंगी? जनन कोशिकाएं विभेदित हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी शुक्राणु मात्र कोशिकाएं एमएमसी में, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाएगा। और इसी स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन होगा, विभेदन भी होगा, दो चीजें होंगी, विभाजन भी होगा और विभेदन भी होगा, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा? शुक्राणु। इस प्रकार जनन कोशिका क्या बनाती है? शुक्राणु। कैसे बनाया? जनन कोशिका में वृद्धि और विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु मात्र कोशिका बनेगी या एमएमसी बनेगी। पूरा नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान रखना, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर एमएमसी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि इसे एमएमसी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे शुक्राणु मात्र कोशिका को। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, आद्य जन्म कोशिका है। यही आद्य जन्म कोशिका वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण करवाती है। अब है कहाँ ये रे साहब है, ये जो जनन कोशिका है ना, ये यही है जनन कोशिका, ये आद्य जनन कोशिका ही है। और यह आद्य जनन कोशिका शुक्राणुओं का परिवर्धन एवं विकास करवाती है, उसका निर्माण करती है। कैसे करती है बता दिया मैंने आपको। जनन कोशिकाएं जो होंगी वो पहले शुक्राणु मात्र कोशिकाएं बनेगी, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाएगा। ये स्पर्मेटोगोनिया विभाजन एवं विभेदन के द्वारा क्या बनाएंगे? शुक्राणु। और इन्हें शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करेगी साहब? सर्टोली कोशिका या फिर कायिक कोशिका। यह है शुक्राणुजनन का इंट्रोडक्शन। अभी शुक्राणुजनन पूरी तरह से प्रारंभ नहीं हुआ, ये सिर्फ परिचय बताया मैंने। शुक्राणुजनन आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्राणुजनन कहलाती है। इसके लिए आपको किस हार्मोन की आवश्यकता है? एफएसएच हार्मोन की। होकर रही है भाई वृषण के अंदर, तो मैंने आपको वृषण बता दिया। मैंने कहा वृषण के अंदर कुछ पालियां जिन्हें वृषणीय पालियां कहा जाता है, जिसमें हजारों छोटी छोटी नलिकाएं, जिन्हें आपने क्या कह दिया? शुक्र जनन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हें रेता नलिकाएं भी कहते हैं। यही सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनका सबसे बाहरी जो स्तर है वो कहलाएगा ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब ट्यूनिका जो प्रोप्रिया है, इस ट्यूनिका प्रोप्रिया के भीतर की तरफ दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है सर्टिली कोशिकाएं और एक का नाम है जनन कोशिकाएं। सर्टिली कोशिकाओं का दूसरा नाम है कायिक कोशिकाएं। ये पोषण देंगी, किसको देंगी? निर्मित होने वाले शुक्राणु को। कौन बनेगा शुक्राणु? ये जनन कोशिका। इन्हीं जनन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? आद्य जनन कोशिका। या आद्य जनन कोशिका यही है। या आद्य जनन कोशिकाएं विभाजन करेंगी, वृद्धि करेंगी, विकास करेंगी और लास्ट में क्या बनाएंगे? शुक्राणु। कैसे बनाएंगे? जनन कोशिका बनाएंगे शुक्राणु मात्र कोशिका या फिर स्पर्मेटोगोनिया या फिर एमएमसी, और ये विभाजित और विभेदित हो जाएगा किसके अंदर? शुक्राणु। और इन शुक्राणु को पोषण देंगी सर्टोली कोशिका। ठीक है। अब ये शुक्राणु बना कैसे? ये तो छोटा सा प्रोसेस था कि ऐसा बनता है, लेकिन कैसे बनता है एक्चुअल में वो हम समझते हैं कि शुक्राणु जनन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो आद्य जनन कोशिका थी, शुक्राणु जनन कर रही थी। कहां कर रही थी? वृषण में। और क्या बना रही थी? शुक्राणु। इसी को अपन ने क्या कह दिया साहब? शुक्राणु जनन। ठीक है, मैंने मिटा दिया, पर मिटना नहीं चाहिए, हर चीज अच्छे से याद रखना। तो अब देखता हूं शुक्राणु जनन कैसा होता है। देखो, शुक्राणु जनन शुक्राणु निर्माण की क्रिया। ठीक है साहब। तो ये जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है उसे वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांट दिया। एक का नाम है स्पर्मेटिड निर्माण की क्रिया। स्पर्मेटिड निर्माण, दो पार्ट है इसके। या फिर इसको कहते हैं शुक्राणु पूर्वी निर्माण। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मेटोसाइटोसिस।
दूसरा जो प्रोसेस है वो है शुक्राणु निर्माण, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो वैज्ञानिकों ने शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को दो भागों में बांट दिया है, एक स्पर्मेटोसाइटोसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा है या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो रहा है तो उसे तो कहा जाएगा स्पर्मेटोसाइटोसिस, लेकिन अगर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो उसे कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब दो में बांटने की क्या आवश्यकता है? देखो साहब, ये जो शुक्राणु जन्म की क्रिया है ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। यह लगभग 74 डेज में कंप्लीट होती है, 74 दिन में कंप्लीट होती है। शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया को पूर्ण होने में 74 दिन का समय लगता है, ठीक है। और मनुष्य जो है, हम जिस मनुष्य की बात कर रहे हैं उसमें पूर्णजनी प्रकार का पूर्णजनी मतलब होलोजेनिक पूर्णजनी प्रकार का शुक्राणु उत्पादन पाया जाता है। या जो शुक्राणु, मानवीय शुक्राणु का जो उत्पादन है वो कैसा है? पूर्णजनी प्रकार का, होलोजेनिक प्रकार का, ठीक है। बहुत जटिल प्रक्रिया। अब ये पूर्णजनी क्या होता है? देखो, दो प्रकार के उत्पादन होते हैं युग्मकों के, या दो प्रकार के उत्पादन प्रकार होते हैं युग्मकों के। एक होता है पूर्णजनी होलोजेनिक और दूसरा होता है अंत्यजनी यानी कि टीलोजेनिक। दो प्रकार के प्रकार है उत्पादन के आधार पर युग्मकों के। अगर देखिए किसी युग्मक का विकास या युग्मक का परिवर्धन परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है तो इसे पूर्णजनी कहा जाता है। जैसे कि मानव में होता है, मानव में पूर्णजनी प्रकार का उत्पादन पाया जाता है, या फिर पूर्णजनी प्रकार की निर्माण की अवस्था है मानव के अंदर कि युग्मकों का जो निर्माण की अवस्था है वो परिधि से केंद्र की ओर है। युग्मकों का निर्माण कहां से होता है? प्रारंभ परिधि से होता है, लेकिन समाप्त कहां पर होता है? केंद्रक में, इसलिए इसे कहते हैं पूर्णजनी। जबकि अंत्यजनी में क्या होता है? प्रारंभ निर्माण होगा कहां पर? केंद्र में, लेकिन समाप्त कहां पर होगा? परिधि की ओर। अतः यदि युग्मकों के निर्माण की क्रिया परिधि से प्रारंभ होकर केंद्र पर समाप्त होती है तो इस प्रकार के युग्मक उत्पादन को पूर्णजनी कहा जाता है। लेकिन अगर युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया है वो केंद्र से प्रारंभ होकर परिधि पर समाप्त होती है तो इसे अंत्यजनी प्रकार का युग्मक परिवर्धन कहा जाता है, या फिर युग्मकों का उत्पादन कहा जाता है। तो मनुष्य युग्मकों के उत्पादन के आधार पर कैसे है साहब? पूर्णजनी, मतलब परिधि से कहां जाएगा परिवर्धन? केंद्र की तरफ, ठीक है। तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को दो भागों में पढ़ा जाता है। देखो, इस जटिल प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले, चूंकि बहुत समय लगता है, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं को पोषण की आवश्यकता होती है, पर्याप्त विकास की आवश्यकता होती है। अतः जब भी शुक्राणु का परिवर्तन हो रहा होता है तो शुक्राणु एक मध्यवर्ती अवस्था बनाता है। सबसे पहले जब उसका निर्माण हो रहा हो उसी मध्यवर्ती अवस्था को स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी कहा जाता है। जिस मध्यवर्ती अवस्था का शुक्राणु निर्माण करता है या फिर शुक्राणु परिवर्तन में जिस मध्यवर्ती अवस्था का निर्माण होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटिड निर्माण, और उसके बाद वो किसमें बदल जाता है? शुक्राणु। मतलब शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया में जो आद्य जनन कोशिका थी या जो जनन कोशिका थी वो पहले बनाएगी स्पर्मेटिड और फिर ये किसमें बदलेगा? शुक्राणु में। इस प्रकार ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है कि ये जो आद्य जनन कोशिका थी, ध्यान रखना, या सिर्फ मैं जनन कोशिका लिख देता हूं कि जो जनन कोशिका थी, जनन सेल थी, जनन कोशिका थी, वो जनन कोशिका पहले बदलेगी स्पर्मेटिड में और फिर वो स्पर्मेटिड किस में बदलेगा? शुक्राणु में बदलेगा। इस कारण वैज्ञानिकों ने इसे दो भागों में बांट दिया कि एक बार तो भाई साहब स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, उसके बाद वो स्पर्मेटिड बदलेगा शुक्राणु में। इसलिए इसे जटिल प्रक्रिया माना गया। बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी साहब? क्या रिक्वायरमेंट थी दो चरणों पढ़ने की? वो इसलिए क्योंकि जब स्पर्मेटिड का निर्माण होता है या जब शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है या जब स्पर्मेटोसाइटोसिस होता है तो बनने वाली जो संरचना होती है वो सब गोल होती है, मोटी भी होती है, भारी भी होती है, उसमें निषेचन क्षमता भी नहीं पाई जाती, वो निषेचन क्षमता विहीन होती है, अचल होती है, चल फिर नहीं सकती, मतलब गतिशील नहीं होती, और ना ही वो क्या होती है? सक्रिय। मतलब कैसी होती है? निष्क्रिय। जब इतनी सारी इसके अंदर कमियां हैं तो निषेचन कैसे करेंगे साहब? कैसे जाएगी अंडाणु के पास, कैसे उसे निषेचित करेगी, कैसे नए जीव का परिवर्तन होगा? और नए जीव का परिवर्तन नहीं हो रहा तो इस टॉपिक का सेंस क्या रह जाएगा फिर? या फिर मानव अपने ही समान नई संततियों का निर्माण कैसे करेगा अगर निषेचन नहीं होगा तो?
गुणों का कैसे आदान प्रदान होगा, कैसे गुण पिता के गुण माता मतलब सॉरी पिता के गुण या फिर माता के गुण मान लीजिए अंडाणु के निर्माण की क्रिया द्वारा भी संतान में स्थानांतरित होंगे। अतः ये जितनी भी चीजें हैं गलत, उन सब चीजों को सही किया जाता है। कैसे कि ये जो स्पर्मेटिड था, गोल था, मोटा था, भारी था, निषेचन क्षमता विहीन था, अचल था और निष्क्रिय था, वो बदलता है शुक्राणु में। जो गोल नहीं होता बल्कि चपटा होता है, जो मोटा नहीं होता बल्कि हल्का होता है वजन में, मोटा नहीं होता बल्कि पतला होता है, भारी नहीं होता बल्कि हल्का होता है वजन में, निषेचन क्षमता युक्त होता है, सचल होता है, गतिशील होता है, सक्रिय भी होता है, यानी कि इसमें निषेचन की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए स्पर्मेटिड किस में बदलता है साहब? शुक्राणु में। तो हम इस संपूर्ण प्रक्रिया को, ये जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया आप देख रहे हैं, जन कोशिका से स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड बनाएगा शुक्राणु को। इससे हम कुछ चार्ट के रूप में पढ़ते हैं। देखिए आराम से, ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन में संपन्न होती है शुक्राणु निर्माण की क्रिया? वेरी गुड, 74 दिन में। कितने दिन में? 74 या 74 डेज में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमने बताया कि यहाँ पर दो चीजें हैं। कौन कौन सी है? शुक्राणु जन्म की क्रिया को पहला आपने क्या बांटा है? स्पर्मेटो साइटोसिस, दूसरा स्पर्मियो जेनेसिस। ठीक है, ये स्पर्मेटिड बनाएगा, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। और ये बनाएगा भाई साहब शुक्राणु या स्पर्म। ठीक, पूरी प्रोसेस को, जितनी भी प्रोसेस है उसी से दो स्टेप्स में बांटा गया है। बाकी इनके आगे कुछ चार्ट्स हैं, उसके थ्रू इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, आपको याद होगा जब मैंने प्रश्न समझाया था तो मैंने बताया था एक सर्टोली कोशिका, एक कायी कोशिका बनी थी इधर की साइड, और उधर की साइड जनन कोशिका बनी थी। तो उसी की हम बात करते हैं अभी कि हमारे पास एक कोशिका है जिसे हमने कहा आद्य जनन कोशिका, कि सबसे पहले जब शुक्राणु निर्माण की यह क्रिया संपन्न हो रही है तो शुक्राणु निर्माण की इस कोशिका में जनन कला में एक द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। इसी कोशिका को क्या कहते हैं? आद्य जनन कोशिका या फिर प्रिमोडियल जर्म सेल। ठीक है, द्विगुणित कोशिका है। इसी कोशिका में क्या होगा? धीरे धीरे विभेदन, और विभेदन के बाद जो द्विगुणित कोशिका निर्मित होती है इसे कहा जाता है शुक्राणु मात्र कोशिका, या फिर इसे कहते हैं MMC, या फिर इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले वो जनन कोशिका थी, यहाँ पर कायी कोशिका थी और सर्टोली कोशिका थी जो पोषण दे रही थी। यहाँ पर जो जनन कोशिका थी वो ये रही, जनन कोशिका है। परिवर्तन के बाद हमने उसे बनाया था, क्या बनाया था? शुक्राणु मात्र कोशिका। उसको अथवा लिखा था यहाँ पे लिखा था स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें यहाँ पे लिखा था विभाजन और विभेदन के द्वारा क्या बना था? शुक्राणु। बस उसी को देखना है कि शुक्राणु मात्र कोशिका के MMC कहा, स्पर्मेटोगोनिया का। इसमें क्या हुआ सर? इसके अंदर हुआ विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा तो दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। चूंकि समसूत्री इसलिए गुणसूत्र की संख्या इस जनक कोशिका के समान रहेगी। ये दोनों संतति कोशिका है, तो ये जनक कोशिका है या मात्र कोशिका है। तो निर्मित होने वाली दोनों संतति कोशिकाओं में यदि गुणसूत्रों की संख्या इस मात्र कोशिका के समान होती है तो ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। हो गया, वेरी गुड। उसके बाद वापस इनमें विभाजन होगा समसूत्री प्रकार का दोबारा। अब तक स्पर्मेटोगोनिया कहलाएंगी। अगर वापस समसूत्री है तो एक कोशिका से दो बनेंगी, इस कोशिका से दो कोशिका बनेंगी, और सभी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? द्विगुणित, मतलब 2n। कोई डाउट नहीं। इन्हें अभी भी क्या कहा जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, चूंकि इस प्रावस्था में, अब ये चूंकि बहुत जटिल प्रक्रिया है इसलिए इसे भी कुछ भागों में बांटा गया है जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक कोशिका से दो एवं दो कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस प्रावस्था को कहा जाता है गुणन प्रावस्था। क्या कहा जाता है? गुणन प्रावस्था। ठीक है, ये होगी पहली प्रावस्था आपकी। उसके बाद प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया
अपने आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है। मैंने कहा आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि पाई जाती है। लो सर, आकार में बढ़ गई, आकार में बढ़ गई मतलब इसकी क्या हो गई, वृद्धि, इसलिए इस प्रावस्था को क्या कह दिया, वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था हो गई, सेकंड। लेकिन नोट, ध्यान रखना, क्या नोट, वृद्धि प्रावस्था में विभाजन नहीं होता। जो वृद्धि प्रावस्था हम बात कर रहे हैं उसमें विभाजन नहीं होगा, लेकिन आकार में तो बड़ी होगी तो गुणसूत्र तो सेम ही रहेंगे, चेंजेस थोड़ी होगा गुणसूत्र में। ठीक है, जब ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तब इसे कह दिया जाता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या कह दिया जाता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और कौन सा अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम। आप जानते हैं जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो दो कोशिकाएं तो बनेंगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी हो जाएगी, एन आधी। किसकी तुलना में, मात्र कोशिकाओं की तुलना में। बनी हुई इन दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। निर्मित होने वाली इन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। हो गया अर्धसूत्री विभाजन, दो कोशिकाएं बन चुकी है। इनमें दोबारा क्या होगा, एक और विभाजन। कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा वाला, सेकंड वाला। याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो किसके समान होता है, समसूत्री के समान। इसका मतलब है दो कोशिकाएं तो बनेंगी प्रत्येक से, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या इन दोनों की समान रहेगी। सबके अंदर कितनी रहेगी, एन, क्योंकि विभाजन तो अर्धसूत्री सेकंड है, लेकिन किसके समान होता है, समसूत्री के समान, जिसके कारण चार एगुणित संरचनाओं का निर्माण हो गया। निर्मित होने वाली ये चार एगुणित संरचनाएं इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में परिपक्वन के द्वारा बनी है, इसलिए इस प्रावस्था का नाम क्या दे दिया जाता है, परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था को कहा जाता है थर्ड प्रावस्था। यह है तीसरी प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था होगी। परिपक्वन प्रावस्था के फलस्वरूप ये जो चार संरचनाएं बनी है ना, इन्हीं चार संरचनाओं को कहा जाता है स्पर्मेटिड या फिर शुक्राणु पूर्वी। ठीक है, अब स्पर्मेटिड निर्माण की क्रिया को हम क्या कह रहे थे दोस्तों, इसी स्पर्मेटिड निर्माण की क्रिया को यहां से लेकर के शुक्राणु मात्र कोशिका से लेकर के और स्पर्मेटिड तक के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोसाइटोसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस ये पूरा स्पर्मेटोसाइटोसिस है, जिसमें गुणन प्रावस्था को सम्मिलित किया जाता है, वृद्धि प्रावस्था को सम्मिलित किया जाता है, परिपक्वन प्रावस्था को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड बन गया, ये स्पर्मेटिड कैसा है, पहले बात कर चुका हूं, कैसा है, गोल है, कैसा है, भारी है, कैसा है, मोटा है, कैसा है, अचल है, कैसा है, निष्क्रिय है, कैसा है, निषेचन क्षमता विहीन है, निषेचन क्षमता नहीं पाई जाती है इसमें। इस कारण अब कुछ नहीं कर पा रहा तो बेचारे को कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सही हो जाएं और ये निषेचन करने लग जाए। तो क्या होता है, ये जो स्पर्मेटिड है या शुक्राणु जो पूर्वी है, ये धीरे धीरे एक विशेष प्रकार की संरचना में बदल जाता है। ये संरचनाएं जो होती हैं, ये संरचनाएं ही वास्तव में क्या कहलाती हैं, शुक्राणु। अब ये क्या कहलाएंगे, शुक्राणु। ये बदली कैसे, ये जो स्पर्मेटिड बना था इसमें क्या हो गया, विभेदन हो गया, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड किस में बदल गया, शुक्राणु में बदल गया। इसलिए इस प्रावस्था को हमने क्या कह दिया, विभेदन प्रावस्था। क्योंकि हमने कहा है कि जब स्पर्मेटिड शुक्राणु में बदलता है, थोड़ी देर पहले जो चार्ट बनाया था उसमें हमने समझा था कि जब स्पर्मेटिड शुक्राणु में बदलता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई साहब, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये तो है स्पर्मियोजेनेसिस, और ये है स्पर्मेटोसाइटोसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, जिसके फलस्वरूप बनने वाला शुक्राणु अब कैसा होगा? ये जो शुक्राणु होगा ये होगा चपटा, ये जो शुक्राणु होगा ये कैसा होगा? हल्का। ये जो शुक्राणु होगा ये कैसा होगा? पतला। ये जो शुक्राणु होगा ये कैसा होगा? गतिशील। ये जो शुक्राणु होगा वो कैसा होगा? सक्रिय। ये निष्क्रिय है, ये कैसा हो जाएगा? सक्रिय और निषेचन क्षमता युक्त। इस प्रकार ये सारी की सारी संरचनाएं ऐसी संरचना में बदल जाती हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन का विकास होता है। जिसके बाद जैसे शुक्राणु निषेचन क्षमता युक्त हो जाएगा, अंडाणु से जाकर परिपक्वन के बाद अंडाणु से जाकर, वैसे परिपक्वन आ चुके हैं लेकिन एक और परिपक्वन होता है इसमें। उस परिपक्वन के पश्चात यह अंडाणु के साथ जाकर फैलोपियन नलिका के अंदर या अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु के साथ जुड़ेगा, निषेचन करेगा और आगे जो भी जीव निर्मित होने वाला है उसके विकास की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करेगा। जो प्रक्रियाएं हो रही हैं अब आगे, यहां से आगे जो प्रक्रियाएं होने वाली हैं उन प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन, डिटेल में उनकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। पूरी कोशिश की है मैंने आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करने की, समझाने की। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। लेकिन जो भी ये चीज़ें हैं अच्छे से रिपीट करिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से 2-2, 3-3 बार, जितनी बार आपको वीडियो देखना है वीडियो देखिए। एक लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, अच्छा लगा हो तो ऐसे लगेगा, बट ठीक है कर देना और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लास्ट में जाते जाते एक बार फटाफट क्विक रिवीजन। हम बात कर रहे थे यहाँ पर मानव में जनन की, और मानव में जनन में हमने सबसे पहले क्या ले लिया? युग्मक जनन। देखिए सामान्यतः हमने लैंगिकता के आधार पर पहले पढ़ा, भाई लैंगिकता के आधार पर मानव जो होता है वो नर और मादा में विभेदित होता है, या तो नर होगा या मादा होगा, ठीक है। और लैंगिकता के आधार पर हमने कहा था तो एक तो होते हैं एक लिंगी जीव और दूसरे होते हैं द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव हमने किसे कहा था? वे जीव जो अलग अलग जीव, मतलब ऐसे कोई प्राणी जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर युग्मक किसी अलग में बन रहा है और मादा युग्मक किसी अलग में बन रहा है, तो उससे तो एक लिंगी कहा था, यूनिसेक्सुअल कहा था। एग्जाम्पल हमने बता दिया था, मानव यहाँ पे लिखा था कि मानव सरीसृप जो हो गए, पक्षी हो गए और मछली जो हो गए, स्तनधारी भी शेर जो होंगे, वो सारे के सारे एक लिंगी हैं। हमने इसके अलावा कहा था कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अकेले ही नरयुग्मक भी बना सकते हैं और मादा युग्मक भी बना सकता है, अर्थात एक ही जीव के द्वारा जब दोनों युग्मकों का निर्माण किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा द्विलिंगी जीव या फिर बाइसेक्सुअल एनिमल या ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, ठीक है। जब लैंगिकता के प्रकार हो चुका तो उसके बाद हमने युग्मक जनन की परिभाषा प्रारंभ की थी। हमने कहा था कि युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। अब युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुक्राणु और दूसरा होता है अंडाणु। अगर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन कहा जाएगा, और अंडे के निर्माण की जो क्रिया होती है या अंडाणु के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे अंडजन या ओजेनेसिस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अंडाणु को एग नहीं कहा जाता, क्योंकि एग जो होता है या अंडा जो होता है वो निषेचित संरचना होती है, जबकि अंडाणु जो होता है वो अनिषेचित संरचना होती है जिसमें केवल माता के जीन पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी हार्मोन की, कि ये जो युग्मक जनन के लिए जो हार्मोन होता है उसका नाम है FSH, पूरा नाम है फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिकीय प्रेरक हार्मोन। वह हार्मोन जो पुरुष ग्रंथि की अग्रपाली जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है उसके द्वारा स्त्रावित होकर एवं है पुटिकीय कोशिकाएं जो जनन में पाई जाती है उनको प्रेरित करेगा युग्मक जनन के लिए, उसे कहा जाएगा पुटिकीय प्रेरक हार्मोन या फिर फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन युग्मक जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। उसके बाद हमने युग्मक जनन के प्रकार पढ़े, भाई दो प्रकार हो गए, शुक्राणु जनन और अंडजन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है शुक्राणु जनन की टॉपिक को। तो वैज्ञानिकों के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप वृषण में आद्यजन्म कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाता है उसे ही कहते हैं शुक्राणु जनन। आद्यजन्म कोशिका क्या होती है? जंतुओं में पाई जाने वाली कुछ अति विशिष्ट कोशिकाएं जो विभाजन और विभेदन के द्वारा शुक्राणु बनाती है, मतलब युग्मक बनाती है, चाहे शुक्राणु बनाए चाहे अंडाणु बनाए, उन्हें आद्यजन्म कोशिका या प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहा जाता है। अब यह आद्यजन्म कोशिका कैसी होती है, कैसे शुक्राणु का निर्माण करती है वो अलग बात है, तो उसको हमने पढ़ा शुक्राणु जनन में। तो हमने स्टार्ट किया था फिर शुक्राणु जनन को हमने दो भागों में बांटा था, स्पर्मेटोसाइटोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड का निर्माण होता है उसे स्पर्मेटोसाइटोसिस कहा जाता है। इसे तीन भागों में बांटा जाता है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन अवस्था। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर से विभेदन प्रावस्था पाई जाती है जिसके फलस्वरूप ये जो स्पर्मेटिड है ये शुक्राणु या फिर स्पर्म में बदल जाते हैं।
ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस की 3 प्रक्रियाएं हैं, तो हमने 2 भागों में बांटा था शुक्राणु जनन को, स्पर्मेटोसाइटोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस की 3 प्रावस्थाएं और स्पर्मियोजेनेसिस की केवल 1 प्रावस्था। स्पर्मेटोसाइटोसिस में सबसे पहले आएगी गुणन प्रावस्था। सबसे पहले क्या हुआ था, आद्य जनन कोशिका कहाँ, वृषण के अंदर। वृषण में क्या था कि वृषण था, वृषण पाली आती, छोटी छोटी नलिकाएं थी, हजारों, जिन्हें शुक्र जनन नलिका कहा था। इन शुक्र जनन नलिका का सबसे बाहरी जो स्तर था, उस स्तर को आपने क्या कहा था, ट्यूनिका प्रोप्रिया। और ये जो ट्यूनिका प्रोप्रिया था, उसके भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं विभाजित कर रही थी इस पूरे क्षेत्र को, जिन्हें क्रमशः कायिक कोशिका या सर्टोली कोशिका एवं जनन कोशिका कहा था। अब ये जो कायिक कोशिका सर्टोली कोशिकाएं थी, क्या कर रही थी, पोषण दे रही थी किसको, जनन कोशिका से निर्मित होने वाले शुक्राणु को। अब जनन कोशिका कैसे शुक्राणु बनाती है, ऐसे सब। ये हो गया आद्य जनन कोशिका। आद्य जनन कोशिका में विभेदन के द्वारा शुक्राणु मात्र कोशिका एमएमसी माइक्रोस्पर्मेटल सेल या स्पर्मेटोगोनिया बने। उनमें हुआ समसूत्रीय विभाजन, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं, फिर समसूत्रीय विभाजन 4 कोशिकाएं, मतलब वही स्पर्मेटोगोनिया निर्मित हुए। चूंकि 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बनी है, इसलिए इस प्रावस्था को हमने क्या कह दिया, गुणन प्रावस्था। जैसे स्पर्मेटोगोनिया बन गए, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया में, यहाँ सिर्फ हम एक दर्शा रहे हैं, बाकी सब में भी ऐसा ही होगा सेम। तो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया के अंदर वृद्धि होगी, आकार में बढ़ेंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। तो जैसे वृद्धि होगी, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया किसमें बदल जाएगा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बदल गया साहब। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में जब ये बदल जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, तो इस प्रावस्था को हमने कह दिया वृद्धि प्रावस्था। उसके बाद ये जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम। जैसे अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम हुआ, ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट एगोनिक कोशिकाओं में बदल गया, जिसे क्या कहा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। इसमें पुनः सूत्रीय विभाजन सेकंड हुआ, जिसे समसूत्रीय विभाजन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप 4 एगोनिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इस संपूर्ण प्रक्रिया को परिपक्व प्रावस्था कहा जाता है। अब ये निर्मित होने वाले जो स्पर्मेटेड थे, इन्हें शुक्राणु पूर्वी भी कहा जाता है, जो गोल, भारी, मोटे, अचल, निष्क्रिय एवं निश्चेषण क्षमता विहीन होते हैं, जिन्हें शुक्राणु में बदलने की आवश्यकता होती है। अतः जब स्पर्मेटेड शुक्राणु में बदलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये किस प्रावस्था के फलस्वरूप होता है, विभेदन प्रावस्था के फलस्वरूप। मतलब विभेदन प्रावस्था उस प्रावस्था को कहते हैं जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटेड या शुक्राणु पूर्वी शुक्राणु में बदल जाते हैं। और जैसे ही शुक्राणु में बदलेंगे, तो ये जो अचल वचल संरचनाएं जो भी थी, गोल, भारी, निष्क्रिय या निश्चेषणता विहीन, वो सारी की सारी सक्रिय संरचनाओं में बदल जाएगा। यह शुक्राणु यहाँ से आगे जाएगा, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में अंडाणु के साथ निषेचन करके जीवन की आगे की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करेगा। कैसे प्रारंभ होगा, शुक्राणु की संरचनाएं क्या होती है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या फिर स्पर्मेटेड जब शुक्राणु में बदलता है तो इसमें ये परिवर्तन कैसे होते हैं, वो सभी परिवर्तनों का अध्ययन और शेष जितने भी शुक्राणुजन की अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितनी भी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच। तो जब भी आप टाइम मिले, वीडियो को बार बार देखें और इस टॉपिक को बिल्कुल कंफर्म क्लियर कर लें, ठीक है। डाउट्स और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में सेक्शन में नीचे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ अगेन अभी लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, आपको बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।